ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगांव के शहीदों के लिए न्याय नहीं था डैनियल पर्ल के लिए 23 साल बाद मिला इंसाफ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना आतंकवादियों को पनाह दी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि न्याय मुमकिन है। बहावलपुर, एक नाम, एक शब्द जो 23 साल पहले पत्रकार डैनियल पर्ल की दोस्त असरा नोमानी के दिल में सेरन बनकर उतरा। जनवरी 2002, कराची की ठंडी रात, जब असरा ने यह नाम सुना, उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र शर्मा और यह कहानी है पत्रकार डैनियल पर्ल की। जी हां, एक पत्रकार जिसने सच की खोज में अपनी जान दे दी। यह कहानी है बहावलपुर के आतंकी कैंपों की, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की और 23 साल बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मिले न्याय की। तो आप तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपको झकझोरेगी, रुलाएगी और अंत में उम्मीद की किरण दिखाएगी। डैनियल पर्ल, नाम सुनते ही एक चेहरा उभरता है, मुस्कुराता हुआ, उत्साह से भरा। 1963 में न्यू जर्सी में जन्मा यह शख्स पत्रकारिता का सिपाही था। बाल्कन के युद्धों या सूडान के मिसाइल हमले, डैनियल ने हर खतरनाक जगह से सच की खबरें दी। 1999 में उन्होंने फ्रेंच पत्रकार मारियाने से शादी की और मुंबई को अपना घर बनाया। मुंबई की गलियों में डैनियल ने भारत की आत्मा को छुआ, उसको जाना। वहां की मरीन ड्राइव पर टहले, दिल्ली गए तो वहां जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे। उन्हें भारत के शहरों में घूमने, वहां की पुरातत्व संपदा को देखने का बहुत शौक था। वॉल स्ट्रीट जर्नल से जुड़ने के बाद डैनियल भोपाल भी आए। यहां उन्होंने ताजुल मसाजिद की भव्यता को निहारा, यहां के बाजारों में चाय पी। दरअसल में डैनियल पर्ल से मेरी एक बेहद छोटी मुलाकात भी हुई थी जब वो पाकिस्तान जाने से पहले भोपाल आए थे। मध्य प्रदेश माध्यम में उनकी पहचान वहां के वरिष्ठ अधिकारी संजीव दत्त से थी, जो मेरे एक अच्छे मित्र भी थे, एक अच्छे फोटोग्राफर थे। उन्हीं ने मुझे पर्ल से मिलाया था, लेकिन यह मुलाकात बेहद औपचारिक थी, कुछ क्षण के लिए थी। डैनियल की नजर सिर्फ भारत तक नहीं थी, वो दुनिया के हर उस कोने में सच ढूंढना चाहते थे जहां अंधेरा था। 2001 में 9/11 के हमलों ने दुनिया को हिला दिया था। डैनियल ने फैसला किया वो पाकिस्तान जाएंगे। वो अल कायदा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के गठजोड़ का सच उजागर करना चाहते थे और उनकी असली मंजिल थी बहावलपुर। जी हां, यही बहावलपुर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया और अब आपको फिर से सुनने को मिल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। दिसंबर 2001, डैनियल पर्ल बहावलपुर की उन सड़कों पर पहुंचे जहां आतंक का एक खामोश साम्राज्य पल रहा था। उनकी दोस्त असरा नोमानी आज भी उस पल को याद करती है। वो कहती है, मेरे दोस्त डैनियल बहावलपुर गए थे सिर्फ एक नोटबुक और पेन के साथ। डैनियल का मकसद था एक सच उजागर करना। पाकिस्तान कहता था कि वो आतंकवाद को खत्म कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये तब की बात है और आज देखिए इतने साल बाद की बात। डैनियल ने अपने आर्टिकल में लिखा, जो उन्होंने बहावलपुर से पोस्ट किया था, मिलिटेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान थ्राइव डिस्पाइट क्रैकडाउन। मतलब अभी भी मिलिटेंट ग्रुप्स फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2001 में भारत की संसद पर हमले के बाद आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, इनके कैंप अब भी चल रहे हैं। यह 2001 की बात है। मार्कस सुभान अल्लाह, बहावलपुर का वो कुख्यात कैंप जहां अल कायदा से जुड़े आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे थे और लगातार रहते रहे, अभी भी यही चल रहा था। उस समय डैनियल ने लिखा,
ये कैंप सिर्फ कश्मीर के लिए खतरा नहीं है, ये ग्लोबल टेररिज्म का हब है। ये टेररिज्म जो भारत से शुरू होकर पूरे देश में फैलता है, और यह सब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के संरक्षण में हो रहा था। डैनियल के शब्दों ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया था। यह 2001 की बात है। आप सोचिए कब से पाकिस्तान आतंकी कैंपों को सहारा दे रहा है। उनका यह आर्टिकल द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा और दुनिया को हिला दिया। लेकिन इस सच ने डैनियल के लिए एक खतरनाक दुश्मन खड़ा कर दिया। जी हां, पाकिस्तान। 23 जनवरी 2002 कराची की एक रात डैनियल पर्ल एक इंटरव्यू के लिए निकले। जब रात में निकले तो जाहिर है वो अकेले थे। उन्हें लगा वो अल कायदा के शू बॉम्बर रिचर्ड रीड से जुड़ी एक बड़ी खबर पकड़ लेंगे, लेकिन ये एक जाल था, एक ट्रैप था उनको फंसाने के लिए। आतंकवादियों ने डैनियल को अगवा कर दिया। पहले भरोसे से बुलाया, किसी का मदद ली, किसी की सहारा लिया और उनको फिर अगवा कर लिया। इस साजिश का मास्टरमाइंड था उमर सईद शेख, वही शख्स जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 के हाईजैकिंग के बदले रिहा किया गया था। कंधार का जो अपहरण कांड था उसका सबसे बड़ा सरगना, और इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था अब्दुल रऊफ अजहर, मौलाना अजहर का भाई। डैनियल को बंधक बनाकर आतंकवादियों ने एक वीडियो बनाया, जो उनकी उस समय टैक्टिक्स थी, बंधकों को बंधक बनाकर बंधकों को सामने वीडियो पे लाकर। उसमें डैनियल ने शांत स्वर में कहा, मेरे पिता जूइश हैं, मेरी मां जूइश है, मैं जूइश हूं। बस ये बात कही। ये उनके आखिरी शब्द थे। 1 फरवरी 2002 को डैनियल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्हें 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद उसने अपने हाथों से मार डाला, उनका गला रेत डाला। खालिद ने बाद में कबूल किया कि उसने डैनियल का गला काटा है। उसके 2 भतीजों ने भी इस हत्या को रिकॉर्ड किया। डैनियल का शरीर टुकड़ों में काटा गया और कराची के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इस मार्मिक कहानी के पीछे आप सच्चाई जानते हैं। डैनियल की दोस्त असरा नोमानी उस पल को याद करती है। वो कहती है, जब मुझे बहावलपुर का नाम पता चला, मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। डैनियल की हत्या ने उनकी पत्नी मारियाना को तोड़ दिया था। मारियाना उस वक्त गर्भवती थी अपने पहले बच्चे के साथ, लेकिन डैनियल का सच, उनकी खोज दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया। डैनियल की हत्या ने मारियाना पर्ल को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। मारियाना ने अपनी किताब ए माइटी हार्ट में डैनियल की जिंदगी और उनकी त्रासदी को दुनिया के सामने रखा, और फिर उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। मारियाना ने फैसला किया वो हर शहर में जाएंगी जहां डैनियल गया था। दिल्ली, मुंबई, भोपाल। वो उनकी यादों को, उनके सपनों को जिंदा रखना चाहती थी। मारियाना भोपाल पहुंची। भोपाल वो शहर जहां डैनियल ने ताजुल मसाजिद की भव्यता को देखा था। वहां के बाजारों में चाय पी थी, लोकल लोगों से बात की थी। मारियाना ने उसी मस्जिद के सामने खड़े होकर डैनियल की मौजूदगी को महसूस किया। उन्होंने उसी बाजार में छोले भटूरे खाए जहां डैनी ने अपनी नोटबुक में कुछ पंक्तियां लिखी थी। मारियाना मुंबई गई, वहां मरीन ड्राइव पर टहली जहां डैनियल अपनी अगली स्टोरी के बारे में सोचते थे। वो दिल्ली गई, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भारत की आत्मा को समझा। मारियाना का यह सफर सिर्फ डैनियल की यादों का पीछा नहीं था, यह कोशिश थी उस सच को समझने की जिसके लिए डैनियल ने अपनी जान दी। लेकिन न्याय अभी कोसों दूर था। डैनियल की मौत के बाद उनकी मौत का बदला नहीं लिया था। 22 अप्रैल 2025, जी हां, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जम्मू और कश्मीर का पहलगाम, एक शांत बाजार आतंक की आग में जल उठा। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली। निहत्ते निर्दोष लोग मारे गए। इनमें एक नेपाली नागरिक भी था। इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था? अब्दुल रऊफ अजहर, वही शख्स जिसने 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 को हाईजैक किया था।
कंधार वाला कांड। असरा नोमानी उस पल को याद करती है जो डैनियल की बहुत करीबी दोस्त थी। वो कहती है, 23 साल से मैं बहावलपुर के बारे में लिख रही हूं, वो शहर जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना अपने आतंकवादियों को पनाह देती है। जी हां, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को खुलकर पनाह देता है। पहलगाम का हमला एक और सबूत था। पाकिस्तान का दोस्त चेहरा अब भी बरकरार था, लेकिन पीछे छिपा था एक घिनौना चेहरा। एक तरफ वो दुनिया से कहता था कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन झूठ बोलता था। दूसरी तरफ बहावलपुर में आतंक के कारखाने चला रहा था। ये सबको मालूम है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। पहलगाम की त्रासदी ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया और जवाब देने का वक्त आ गया था। 7 मई 2025 भारत ने इतिहास रच दिया। ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर 24 प्रिसिजन मिसाइल दागी। 9 कैंप तबाह किए गए। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील हो गया। सब तरफ मलबा फैल गया। भयंकर गोलीबारी हुई। मुरीदके के लश्कर तैयबा के कैंप धूल में मिल गए। इस हमले में करीब 100 आतंकवादी मारे गए। उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और उनमें था अब्दुल रऊफ अजहर। असरा नोमानी ने उस पल को बयान किया। वो कहती है, जब मुझे पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमला किया है, तो मेरे होठों पर सिर्फ एक नाम था, बहावलपुर। मैं जानती थी भारत ने आतंक के असली गढ़ को निशाना बनाया है। असरा ने यह भी साफ किया कि अब्दुल रऊफ अजहर ने डैनियल की हत्या नहीं की थी। यह पता था, लेकिन उसने उमर सईद शेख को रिहा करवाया था, जिसने डैनियल को अगवा किया था। जो जाल बिछा था उनमें ये सब शामिल थे। और इस तरह अजहर ने डैनियल की हत्या का रास्ता बनाया। अजहर इसके लिए जिम्मेदार था। उसने डैनियल को आतंकवादियों के हाथों सौंपा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम के शहीदों के लिए न्याय नहीं था। यह असल में था डैनियल पर्ल के लिए 23 साल बाद मिला इंसाफ। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और पनामा और कई देश, सभी देशों ने भारत की तारीफ की। अमेरिकी एक्टिविस्ट एमी मेक ने कहा, भारत ने डैनियल पर्ल के लिए न्याय किया। डैनियल के पिता यूदिया पर्ल, उन्होंने भी भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, इन हमलों ने डैनियल की याद को सम्मान दिया है और एक संदेश दिया कि किसी भी पत्रकार को निशाना नहीं बनाना चाहिए। असरा नोमानी ने लिखा, मेरे दोस्त डैनियल बहावलपुर गए थे एक नोटबुक और एक पेन के साथ। आज ऑपरेशन सिंदूर ने उनके सच को न्याय दिया है। डैनियल का सच, उनका आर्टिकल, उनकी खोज आज भी जिंदा है। 23 साल बाद बहावलपुर के आतंकवादी कैंपों का खात्मा हो गया है। डैनियल की विरासत को नई ताकत देता है। मारियाने और उनके बेटे एडम के लिए यह न्याय एक छोटी सी राहत है। असल राहत तब मिलेगी जब डैनियल के मारने वालों को सजा मिलेगी। डैनियल का बेटा एडम, जो अब 23 साल का है, लेकिन डैनियल पर्ल की कलम की स्याही कभी नहीं सूखेगी। उनकी कहानी, उनकी हिम्मत, उनका सच दुनिया को हमेशा प्रेरित करेगा। बहावलपुर, एक नाम जो असरा नोमानी के लिए सेहरन था, आज वो न्याय की गूंज बन चुका है। भारतीय सेना ने यह बदला ले लिया है। डैनियल पर्ल की कहानी खत्म नहीं हुई है। उनका सच, उनकी खोज, उनकी हिम्मत हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। और भारत यही कर रहा है। भारत की सेना यही कर रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि न्याय मुमकिन है, चाहे कितना वक्त लगे। डैनियल पर्ल को याद करते हुए आइए हम सब वादा करें, सच्चाई की लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। इस कहानी पर आपके कोई विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।